हाय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं फाइनल ईयर फिजिक्स पेपर थर्ड सॉलिड स्टेट फिजिक्स की। इसके अंदर हमारा जो लास्ट लेक्चर चल रहा था वो था सरल क्रिस्टल संरचनाएं। ठीक है ना, सिंपल क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स ये चल रहा था। इसके अंदर हमने बात की थी एससी की, सिंपल क्यूबिक की, सेकंड बीसीसी की, ठीक है ना, बॉडी सेंटर क्यूबिक की। आज हम बात करेंगे सी की, एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, फलक केंद्रित घनीय, ठीक है ना। अब इसके बारे में हम सारी बात करेंगे वन बाय वन। जैसे लास्ट इन एससी और बीसीसी के अंदर की थी जालक नियतांक क्या होता है, जालक ओके, एक कोष्ठिका का आयतन क्या होता है, एक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, परमाणुओं का आयतन क्या होता है, पैकिंग फैक्टर क्या होता है, ठीक है ना। सारी चीजों की हम यहाँ पे वन बाय वन बात करने वाले हैं आज एफसीसी के लिए, ठीक है ना, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। इसको मैं ऊपर से लेता हूँ। एफसीसी इसको बोलते हैं फलक केंद्रित घनीय, ठीक है ना, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, एफसीसी, ओके, एफसीसी। तो देखो ये एफसीसी कैसे बनता है, एक बार मैं बना के, जो जैसे लास्ट में वीडियो में हमने बना के देखा था एससी कैसे बनता है, बीसीसी कैसे बनता है, वैसे एफसीसी कैसे बनता है। उससे क्या है कि हमारा एक माइंड के अंदर पिक्चर बन जाती है और वो समझने में हमको आसानी रहती है। और यदि एग्जाम पूछे तो एग्जाम भी आप डायग्राम बना के आ सकते हो, ठीक है ना। तो ये बहुत इजी है बनाने में, ऐसा कोई टफ नहीं है, बस इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ठीक है ना। यदि आपकी प्रैक्टिस है तो आप जल्दी जल्दी बना सकते हो। तो यहाँ पे ये हमने एक घर बना दिया, ओके। अब मैं ये लाइन जो है हटा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है ना, इस टाइप का। तो यहाँ पे हम एफसीसी की बात कर रहे हैं, मतलब जो ये फलक है, ठीक है ना, ये जो फेस है, ये वाला फेस है, ऐसी पीछे की तरफ जो फेस थे, ठीक है ना, ये वाला फेस, तो इनके ऊपर एक एटम होता है, ठीक है ना। कॉर्नर के ऊपर तो होता ही है, कॉर्नर के साथ साथ इनके ऊपर भी होता है, ठीक है ना। इस तरीके से ये भी हम यहाँ पे ये एक एटम है, ठीक है ना, किसके ऊपर, ये जो फलक है इस फलक के ऊपर। ऐसे ये वाला जो फलक है इसके ऊपर हम यहाँ पे एक एटम बना सकते हैं, ये एटम है, ठीक है ना। इसी तरीके से ये वाला जो फलक है इसका, ये एक एटम है, ठीक है। ये ऐसे पीछे ये तीन फेस तो आ गए हमारे पास, तीन फेस पीछे रह गए, तो प्रत्येक फेस के ऊपर इस तरीके से एक एक एटम रखा हुआ है, ओके। और यहाँ से ये जो एटम है, ये कॉर्नर के ऊपर जो एटम रखे हुए हैं, वो इन कॉर्नर के ऊपर जो एटम रखे हुए हैं, वो जो फेस के ऊपर एटम रखे हुए हैं उनको इस तरीके से टच किए हुए हैं, ठीक है ना, इस तरीके से रखे हुए हैं। लेकिन ये क्या है कि ये आपस में टच नहीं करते, ये जो एटम है ये आपस में टच नहीं करते, ध्यान रखना इस बात का, ओके। इस तरीके से ये देखिए, ये हो गया, ठीक है ना। ये जो एटम है इसको टच किए हुए हैं, ठीक है ना। ये जो एटम है ये इस तरीके से इसको टच किए हुए हैं, तो इस तरीके से ये आपका एफसीसी का निर्माण होता है, ठीक है। अब एफसीसी के निर्माण में आपने देखा कि ये फलक के ऊपर, फेस के ऊपर ये प्रत्येक एक एक एटम है, और इनको ये जो कॉर्नर वाले एटम है वो प्रत्येक टच किए हुए, लेकिन कॉर्नर वाला जो एटम है
आपस में टच नहीं करता है। यहाँ पे जो क्यूबिक की बात कर रहे हैं इसलिए क्यूबिक की जो लेंथ विड्थ हाइट होती है वो इक्वल होती है सभी। ओके, तो यहाँ से हम फर्स्ट निकालना चाहें जालक नियतांक, जालक नियतांक लैटिस कांस्टेंट। ओके, लैटिस कांस्टेंट। तो जालक नियतांक कैसे निकालेंगे? जालक नियतांक के निकालने के लिए देखो हम एक फेस का यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। एक फेस बना सकते हैं यहाँ पे, ये वाला एक फेस है, ठीक है ना। ये एक फेस है ए बी सी डी, ए बी सी डी। इस फेस का यूज करके हम जालक नियतांक एक निकाल सकते हैं। तो जालक नियतांक ए कितना है? ये ए है, ये ए है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये विकिरण है इसका, ये विकिरण है यहाँ पे इसका। ओके, सॉरी, इस तरीके से। तो ये एटम एक, ये एटम है, ठीक ना। जो सेंटर के ऊपर जो एटम है वो ये है, और इसको जो टच किए हुए हैं वो ये एटम है, ठीक है ना। ये वाले एटम है, ये वाला एटम और ये वाला एटम। तो यहाँ पे देखिए ये जो है ना, ये यहाँ से यहाँ तक आर है, ये 2r है, और ये फिर ये r है, ठीक है ना। एटम की त्रिज्याएं हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना हो गया? ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया टोटल? ये 4r हो गया। ये a है, ये a है, ये यहाँ पे 90 का एंगल है, ठीक ना। ये राइट एंगल है। तो यहाँ पे हम त्रिभुज बी सी डी से ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि जो बी डी है, बी डी का स्क्वायर इक्वल टू करंट का स्क्वायर इक्वल टू डी सी का स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर, ठीक है ना। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये ए स्क्वायर प्लस ये ए स्क्वायर, दोनों की लंबाई ए है, तो ये हो गया आपका 2a स्क्वायर, और यहाँ पे ये 4r स्क्वायर। बी डी ये है 4r, तो ये 4r का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम जो a है, a की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो a की वैल्यू क्या आएगी? ये 4r, क्योंकि ये स्क्वायर है, अपॉन 2√2, ठीक है ना। ये 4r स्क्वायर करोगे तो ये इसका रूट हो जाएगा, और ये रूट, तो ये a की वैल्यू आ गई। और यहाँ से यदि हम निकालना चाहें दो निकटतम परमाणु, दो निकटतम परमाणु के बीच की दूरी, दो निकटतम परमाणु के बीच की दूरी। तो ये दो निकटतम परमाणु ये है, यहाँ पे ध्यान रखना कि जो एफसीसी है, एफसीसी के अंदर जो निकटतम परमाणु होते हैं वो ये वाले होते हैं। प्लग के ऊपर एक एटम होता है, इसके टच में ये कॉर्नर वाले एटम होते हैं, ठीक है ना। तो इनके बीच की ये जो दूरी होगी इसको हम 2r लिखते हैं, और ये 2r यहाँ से हम निकाल सकते हैं। देखो 2r, तो यहाँ से ये 2r कितना मिलेगा, ठीक है ना। ये 2 4, तो ये √2, तो इसको हम √2 कर दें, तो √2 से √2 कैंसिल, तो 2r अपॉन 1/2। तो 2r की वैल्यू यहाँ पे a की फॉर्म में निकलेगी 1/a√2, a अपॉन √2 कितनी आ गई? a अपॉन √2, ठीक है ना। तो ये वैल्यू आएगी आपकी, यहाँ तक आपको पता चल गया होगा। अब जब हमको ये इतनी सी बातें पता चल जाती है तो हम जो हमारा जो भी स्ट्रक्चर दिया हुआ है उस स्ट्रक्चर की कंप्लीट कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से इसको अब हटा रहा हूँ मैं, इसकी भी कोई जरूरत है नहीं। फर्स्ट जालक नियतांक हो गया। दूसरा एकक कोशिका का आयतन, एकक कोशिका का आयतन, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, ठीक है ना। इनको समझ के करोगे तो इनको कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको।
ठीक है ना, कि इनको हम ऐसे एक एक एग्जाम के लिए रट के जाएं, क्योंकि ये बहुत सिंपल चीज़ें होती हैं। v इक्वल टू ए क्यूब, क्यों? क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? क्यूब की बात कर रहे हैं, घन की बात कर रहे हैं। तो घन के लिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती है, तो तीनों बराबर होती है, तो वॉल्यूम होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो ए क्यूब, इसको ये तो ए क्यूब आ गया आपका जालिक नियतांक के फॉर्म में। यदि आप इसको रेडियस की फॉर्म में निकालना चाहे, एटम की रेडियस की फॉर्म में निकालना चाहे, तो यहाँ से आप ये ए इक्वल टू 4r/√2, सॉरी ए इक्वल टू 4r/√2, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करके, ठीक है ना, इसका क्यूब करके आप ये वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है ना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये a इक्वल टू 4r/√2 और 2r इक्वल टू a/√2। ओके, तो इसको अब हम हटाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट थर्ड, इस एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या, एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या कितनी संख्या है? एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की कितनी संख्या होगी? तो देखो, एकक कोष्ठिका जो है इसके 8 कॉर्नर है, 8 कॉर्नर के ऊपर 8 एटम है, ठीक है ना, ये आप जानते हो। और प्रत्येक एटम का 8वां भाग काम आता है, ठीक है ना। तो ये तो हो गई 8 कॉर्नर की बात, प्लस एफसीसी के अंदर जो एक्स्ट्रा एटम होते हैं वो उसके फलक के ऊपर रहते हैं। तो घन के अंदर 6 फलक होते हैं, ठीक है ना, 6 फेस होते हैं। 1 इसके पीछे वाला, 2 ये, 3 एक इधर वाला, 4 ये 5 एक नीचे वाला, 6। तो 6 फलक के ऊपर यहाँ पे 6 एटम रखे हुए हैं। ओके, 6 एटम रखे हुए हैं। और अब यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रत्येक एटम का हाफ पार्ट एक कोष्ठिका के अंदर काम आता है, ठीक है ना। प्रत्येक इसका हाफ पार्ट, यहाँ पे 2 कोष्ठिकाएं हम बनाएंगे, एक इधर वाली एक इधर वाली। तो हाफ पार्ट तो इधर वाली कोष्ठिका में रहेगा और हाफ पार्ट इधर वाली कोष्ठिका में रहेगा। तो यहाँ पे प्रत्येक फलक के ऊपर हाफ पार्ट रहता है एटम का। तो यहाँ से कुल मिला के आपको अब संख्या मिलती है 1 और ये 3, तो 1 + 3 टोटल 4। तो यहाँ पे जो नंबर्स ऑफ एटम पर यूनिट सेल होते हैं वो होते हैं 4। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट कौन सा? कि एकक कोष्ठिका में परमाणुओं का आयतन, एकक कोष्ठिका में परमाणुओं का आयतन, एकक कोष्ठिका में परमाणुओं का आयतन। तो एकक कोष्ठिका में परमाणुओं का आयतन कितना होगा? तो देखो, परमाणुओं का आयतन कैसे निकालते हैं? एकक कोष्ठिका का आयतन, सॉरी लाइट नहीं आ रही यार। एकक कोष्ठिका में परमाणुओं का आयतन कैसे निकालते हैं? इसको हम Va से रिप्रेजेंट करते हैं। परमाणुओं की संख्या, तो यहाँ पे परमाणुओं की संख्या कितनी है? 4, और एक परमाणु का आयतन, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ 1 एटम। तो एक परमाणु का आयतन 4/3 पाई r क्यूब एक परमाणु का। तो यहाँ पे r की वैल्यू क्या है? r की वैल्यू हमने ये a की वैल्यू निकाली थी, a इक्वल टू 4r/√2। तो यहाँ से हम r की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमको क्या चाहिए? r की वैल्यू। तो r इक्वल टू a√2/4, ठीक है ना, r इक्वल टू a√2/4। तो यहाँ से हम ये वैल्यू पुट करेंगे 4, तो ये हो गई 16/3 पाई r³ r की वैल्यू हो गई a√2/4, ठीक है ना, का क्यूब। ये मैं बड़े आराम से कर रहा हूँ,
ठीक ना, आपको इसमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से देखिए ये 4 है, ये क्यूब है, इसका मतलब 4 4 4 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 4 4 ये क्या होता है 16, ठीक ना। 4 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 16, तो ये 16 मल्टीप्लाई 4, तो ये 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, √2 है, तो √2 मतलब 2 तो बाहर आ जाएगा और √2 ये वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल कर दे, 2 से 2 कैंसिल कर दे, तो अब यहाँ पे क्या बचा 3 मल्टीप्लाई 2, ठीक ना, 6 और ऊपर √2, तो एक तो बचा पाई, √2 पाई √2 a क्यूब अपॉन 6 पाई √2 अपॉन a क्यूब अपॉन 6, ठीक है ना। ये वैल्यू आपकी एकक कोष्ठिका में परमाणुओं का आयतन आ गया। अब जब एकक कोष्ठिका में परमाणुओं का आयतन आ जाता है तो हम यहाँ पे जो 5 पॉइंट होता है हमारा, वो होता है संकुलन गुणांक, संकुलन गुणांक, ओके, इसको हम बोलते हैं पैकिंग फैक्टर, ठीक ना। और ये संकुलन गुणांक कितना होता है, तो ये होता है कि एकक कोष्ठिका में परमाणुओं का आयतन अपॉन एकक कोष्ठिका का आयतन, एकक कोष्ठिका में परमाणुओं का आयतन। तो एकक कोष्ठिका में परमाणुओं का आयतन कितना है, यहाँ पे हमने निकाला है पाई √2 a क्यूब अपॉन 6 अपॉन एकक कोष्ठिका का आयतन। तो ये a क्यूब हो गया, तो यहाँ पे इसको सोल्व करोगे कि a क्यूब यहाँ आ जाएगा और a क्यूब से a क्यूब कैंसिल हो जाएगा, और जो आपका पैकिंग फैक्टर आएगा वो इसको आप सोल्व करोगे पाई √2 अपॉन 6 0.74 आता है, तो परसेंटेज में यदि निकालोगे तो 74% आती है, ठीक है ना। कितनी आती है 74%, अर्थात पैकिंग फैक्टर हमको क्या बताता है, पैकिंग फैक्टर हमको बताता है कि ये जो एकक कोष्ठिका है, एकक कोष्ठिका में परमाणु कितना भाग घेर रखे हैं, ठीक है ना, कितने भाग के अंदर परमाणु स्थित है और कितना भाग इस एकक कोष्ठिका का खाली है, ऑक्यूपाइड है, ठीक ना, अनऑक्यूपाइड है, ठीक ना। तो यहाँ पे 74% जो आयतन है इसका वो ऑक्यूपाइड है और बाकी जो बचा 26% वो अनऑक्यूपाइड है, ओके। तो देखिए यहाँ पे हमने इससे पहले BCC का भी निकाला था, तो BCC का इससे कम था, ठीक है ना। इसका मतलब BCC इसका जो ऑक्यूपेशन जो होता है, आयतन जो घेरा हुआ आयतन है परमाणु के द्वारा, वो BCC से ज़्यादा होता है FCC का, बस इतना सा ध्यान रखना है, ठीक है ना। अर्थात ये ज़्यादा सघन होता है, ठीक है ना, ये ज़्यादा सघन होता है, ओके। 6 पॉइंट समन्वयीय संख्या, समन्वयीय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है ना। ये कितने होते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, तो देखो यहाँ पे यदि आप इस एटम को देखोगे, इस एक कॉर्नर के ऊपर जो एटम रखा हुआ है वो एटम देखो, ये जो प्लग के ऊपर एटम रखे हुए हैं इनके टच के अंदर है, ठीक है ना। समन्वय संख्या क्या होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर, कि कोई भी एक एटम है उसके जो निकटतम पड़ोसी एटम्स है उनकी संख्या। तो यहाँ पे ये जो कॉर्नर के ऊपर एटम रखा हुआ है उसकी निकटतम जो परमाणुओं की संख्या है वो सबसे ज़्यादा है, वो कितनी है, देखो ये जो एक एटम है, यहाँ पे एक कल्पना करना, ठीक ना, इमेज बनाना, यहाँ पे पूरा एटम है, तो वो एटम एक तो इससे कनेक्ट हो रखा है, ठीक ना। ऐसे एक ये ऊपर वाला पृष्ठ बनाओगे आप, ये वाला, तो यहाँ पे भी तो एक आएगा ना, ठीक है ना, एक एटम, तो वो ये इससे भी कनेक्ट होगा, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसे ये इधर वाला पृष्ठ बनाओगे पूरा, तो ये यहाँ पे एक प्लग आएगा, एक ये प्लग आएगा, तो यहाँ पे ये 4 प्लग हो गए, ठीक है ना।
देखो यहाँ पे मैंने ये 4 एकड़ कोष्टिका है, एक फलक ले रहा हूँ, ये 4 एकड़ कोष्टिका है जिसका एक पार्ट हमको दिखाया गया है। यहाँ पे एक एटम रखा हुआ है, एक प्लेन, ये प्लेन है, तो यहाँ पे एक ये है कनेक्ट, ये है यहाँ पे कनेक्ट, एक ये है, ये है। तो ये जो सेंटर वाला एटम है, इन 4 एकड़ कोष्टिकाओं के जो फलक है, फलक के ऊपर जो एटम रखे हुए हैं उन एटम से टच है। तो देखो इस एक प्लेन के अंदर 4 एटम आ रहे हैं, तो ये 4 तो ये हो गए। ऐसे ही ये वाला इधर वाला एक प्लेन आएगा, ठीक है ना, इधर वाला भी एक प्लेन आएगा ना जो इधर से गुजरेगा। ओके, ये तो इस प्लेन के ऊपर भी तो होंगे ना एटम। अब मैं इनको हटा के 4 एटम तो ये हो गए, थोड़ा इसमें समझाने में टाइम लगेगा दिखाने में। और एक ये जो प्लेन आया, ये वाला प्लेन, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये सेंटर है, सेंटर के ऊपर एटम है, ये जो ये फलक है, इस फलक के ऊपर भी ये एटम है, इस फलक के ऊपर भी ये एटम है, इस फलक के ऊपर भी ये एटम है, ठीक है ना, और इस फलक के ऊपर भी ये एटम है। तो इस तरीके से ये 4 एटम ये हो गए, ठीक है ना। इसके लिए दूसरा कि ये एक प्लेन ये भी तो आएगा ना, सॉरी, एक प्लेन ये हो गया, एक प्लेन ये हो गया, एक प्लेन ये भी तो होगा ना यहाँ से जो गुजरेगा, ठीक है ना, यहाँ से ये जो गुजरेगा ये प्लेन, एक प्लेन ये भी होगा, ठीक है ना, ये वाला प्लेन। एक प्लेन ये भी होगा इस तरीके से। तो यहाँ पे जो सेंटर के ऊपर एक एटम रखा हुआ था वो इस प्लेन, ये एक जो घन है उसका एक फलक है, ठीक है ना। ये एक एटम यहाँ पे है, ये इसके टच है, ये इसके टच है, और ये इस फलक के टच है। तो 4 एटम ये हो गए, ठीक ना। तो इस तरीके से देखो 4 एटम इस वाले प्लेन में, 4 एटम इस वाले प्लेन में, 4 एटम इस वाले प्लेन में। तो ये जो है कुल 4 4 4 12, ठीक है, 12 एटम्स टच होते हैं। जो इसको यदि कंप्लीट बना के दिखाऊं 3D के अंदर, एक बस टाइम लगेगा और कोई ज़्यादा हार्ड है नहीं, ठीक है ना। तो ये पता चल गया समन्वय संख्या कितनी होती है, 12, ठीक है ना। ये इस तरीके से है। देखो जो एक एटम है वो कितनी कोशिकाओं में भाग लेता है। देखो जो मैंने प्लेन बनाए थे वो ये प्लेन है, यदि आपको समझ में आ गया हो तो। ठीक है,
ठीक है ना, ये है। इस तरीके से ये 3D के अंदर बनता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो कितने ये एक कोष्ठिका हो गई, यहाँ पे ये इधर वाली ये एक कोष्ठिका हो गई, ये इधर वाली, ठीक है ना। ये पूरे आप यहाँ से कंप्लीट बनाओगे तो एक ये प्लग हो गया, दूसरा ये प्लग हो गया, तीसरा ये वाला प्लग हो गया, चौथा ये वाला प्लग हो गया। ऐसे यहाँ पे एक ये प्लग हो गया, एक ये वाला प्लग हो गया, एक ये वाला प्लग हो गया, एक ये 4 प्लग ये हो गए, ये हो गए। ऐसे ये वाला जो प्लेन है, इस वाले प्लेन, ये वाला प्लेन, ठीक है ना, इसका ये एक प्लग ये हो गया, एक प्लग ये हो गया, एक प्लग ये हो गया, एक प्लग ये हो गया। तो यहाँ पे कोई एटम रखा हुआ है, ठीक है, इसके सेंटर के अंदर, तो वो एटम, ठीक है ना, किस से यहाँ पे जुड़ा हुआ है, वो इन जो हमने ये प्लेन बनाए, देखो इस प्लेन के अंदर जो रखे हुए हैं, इस वाले प्लेन के अंदर ये जो प्लेन है, ठीक है ना, ये वाला प्लेन, इसके अंदर जितने फेस है, उन प्रत्येक फेस के अंदर जो ये एटम यहाँ पे रखे हुए हैं, इन प्रत्येक से ये क्या है, यहाँ पे संपर्क में है, ठीक है ना। यहाँ पे दूसरा प्लेन ये है, ये वाला प्लेन, ठीक है ना। तो इसके अंदर ये जो एटम रखे हुए हैं यहाँ पे, इनके संपर्क में है, ठीक है ना। और तीसरा जो प्लेन है वो ये वाला प्लेन है। समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। मैंने बहुत इसको कोई नहीं बताया है, इतना कोई भी नहीं बताएगा आपको, ठीक है ना, क्योंकि पहली बात तो ऐसा कोई से बनता ही नहीं है, बहुत बड़ी मुश्किल होती है। मेरे तो क्या है कि फिर प्रैक्टिस की हुई है इनके ऊपर, तो बन जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये प्लेन है ये वाला, तो इस प्लेन के अंदर ये 4 प्लग है, तो इस प्रत्येक प्लग के अंदर जो ये एटम है, ठीक है ना, ये इससे कनेक्ट है, ये, ठीक है ना। इस तरीके से ये 12 होते हैं। ओके, आशा करता हूँ ये पता चल गया, समझने के लिए बताया था ये, और कुछ नहीं। अभी आपको ओके, संवेदन संख्या हो गई 12। अब हम बात करते हैं अभाज्य कोष्ठिका की, ठीक है ना। अभाज्य कोष्ठिका की इसकी से जो भी अगला जो भी पॉइंट था, ठीक है ना, इससे अगला जो भी पॉइंट था वो लगा लेना। अभाज्य कोष्ठिका के मूलभूत सदिश, एफसीसी की जो अभाज्य कोष्ठिका जो है उसके मूलभूत सदिश कौन से होंगे, तो उसके लिए देखो ये आपने एफसीसी बनाया, ये एफसीसी बनाया। तो एफसीसी के अंदर देखो प्रत्येक जो प्लग है, ये वाला प्लग, मैंने इस वाले प्लग की बात की है, ये वाला, ठीक है ना, इस वाले प्लग की, इस प्लग के ऊपर ये एक एटम है, प्रत्येक प्लग के केंद्र के ऊपर एक एटम रहता है, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे ये जो अभाज्य कोष्ठिका मूलभूत सदिश निकाल रहे हैं, तो सदिश निकालने के लिए देखो एक एटम मैंने इसके ऊपर ये माना, एक ये जो प्लेन है, इस प्लेन के ऊपर ये एटम है, और एक ये जो वाला प्लेन है, ठीक है ना, इसके ऊपर ये एटम है। तो जो नियरेस्ट एटम है वो सेंटर वाले एटम से ये टच में होते हैं सारे। तो यहाँ पे एक, सॉरी,
एक वेक्टर ये बने मिलता है हमको, एक वेक्टर ये मिलता है हमको और एक वेक्टर ये मिलता है। इन वेक्टर्स से हम अभाज्य कोष्ठिका बना सकते हैं, प्रिमिटिव शेप बना सकते हैं। ये O है, ठीक है ना। ये इसको हम x एक्सिस ले लेते हैं, इसको y एक्सिस ले लेते हैं, इसको z एक्सिस ले लेते हैं। तो यहाँ पे इसको a वेक्टर बोल देते हैं, इसको b वेक्टर बोल देते हैं और इसको c वेक्टर बोल देते हैं। अब क्योंकि जो घन है, क्योंकि ये घन है, तो घन है तो इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी बराबर होती है, ठीक है ना। ये a और ये a, ठीक है ना, सभी ये इक्वल है। और जो ये एटम है, ध्यान देना, जो ये एटम है वो प्रत्येक फलक के केंद्र के ऊपर स्थित है, ठीक है ना। इसका मतलब हम जब इस मूल बिंदु से चलेंगे तो किसी भी इस एटम के ऊपर पहुंचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इधर हाफ इधर चलना पड़ेगा और फिर ये हाफ इधर चलना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसे इसमें हाफ इधर चलना पड़ेगा और ये हाफ इधर चलना पड़ेगा और फिर हाफ इधर की तरफ चलना पड़ेगा। ऐसे इसके ऊपर पहुंचने के लिए हाफ इधर चलना पड़ेगा और हाफ फिर इधर की तरफ चलना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे उनके पास पहुंचेंगे। तो यहाँ से हम जो ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर, ठीक है ना, इस ए वेक्टर को लिख सकते हैं। ए वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, देखो ये एक्स और वाई प्लेन में है, तो एक्स एक्स में हाफ चला तो हाफ मतलब a/2 आई कैप चला और फिर इधर चला, इधर y की तरफ प्लस a/2 j कैप। तो यहाँ से a/2 आई कैप प्लस j कैप, ठीक है ना, हमारे पास ये वेक्टर आ जाता है। बी वेक्टर ये y चला और ये x और y और z प्लेन में है, तो ये y और z a/2 j प्लस a/2 k, तो a/2 j प्लस k ये वेक्टर मिलता है। सी वेक्टर सिमिलरली आप सी वेक्टर निकाल सकते हैं कि ये z और x में है, तो ये k वेक्टर चला, फिर i वेक्टर चला, तो a/2 k वेक्टर प्लस i वेक्टर, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये हमारे पास ये ए बी सी तीनों वेक्टर आ जाते हैं, अभाज्य सदिश बोलते हैं इनको, मूलभूत सदिश बोलते हैं। यदि हमारे पास ये आ जाते हैं तो हम जो अभाज्य कोष्ठिका है, अभाज्य कोष्ठिका का आयतन, अभाज्य कोष्ठिका का आयतन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये निकाल सकते हैं। और ये इसके इक्वल होता है a³/4, a³/4, ठीक है ना, इसके इक्वल होता है। यहाँ पे हम उदाहरण देख सकते हैं एफसीसी के यहाँ पे उदाहरण देख सकते हैं। तो उदाहरण जितने भी आपके CU, AG, AU, कॉपर, AG, ठीक ना, AU, AL, एल्यूमिनियम, ये जितने भी एक्सेट्रा, ये सब इसके एग्जाम्पल है। तो अभी तक हमने बात की है एफसीसी की, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ जितना समझ में आया होगा, वो थोड़ा सा समन्वय संख्या बताने के लिए वो कॉम्प्लिकेटेड हो गया था वहाँ पे, तो उसको एक दो बार देखना, ठीक ना, और अपने हाथ से उस डायग्राम को बनाने की 3D के अंदर कोशिश करना। धीरे धीरे आपको वो समझ में आने लग जाएगा, ठीक ना। तो आशा करता हूँ ये आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। थैंक यू।